चलिए, हेलो बच्चे, नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, जैसे नाम है भारत, संसाधन एवं उपयोग। तो क्या होता है, देखिए, संसाधन जो आप दैनिक जीवन में हमारी आवश्यकताओं को मूलभूत सुखमय बनाए, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, वो संसाधन है। तो एक व्यक्ति ने संसाधन के बारे में बोला था, जो ज्योग्राफर थे जिमरमैन। उन्होंने कहा था संसाधन होते नहीं, बनते हैं। यानी अपने बना करके लाइफ में जीवन को उपयोग जो भी वस्तुएं करते हैं वो संसाधन में आता है। अब आते हैं, देखिए, हम यहाँ लिखे हुए हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं दो होते हैं, एक जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। हमने आसान भाषा में लिखा है, इनमें जो जैव संसाधन होते हैं इनमें सजीव के सारे लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशु इत्यादि। उसी प्रकार अजैव संसाधन है, निर्जीव वस्तुएं सम्मिलित होते हैं, जैसे चट्टानें, धातु, खनिज। तो अजैव संसाधन आ जाएंगे। इसमें एक में सजीव का लक्षण, एक में निर्जीव का लक्षण मौजूद हो। फिर उसके बाद में हमने बताया हो उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर दो, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, यानी उपयोगिता के आधार पर। तो नवीकरणीय संसाधन की बात किया जाए तो वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे आसान भाषा में हमने लिखा है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वनस्पति एवं प्राणी, इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो आप नवीकरणीय संसाधन में रख सकते हैं। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में भी रहता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। फिर उसके बाद में अनवीकरणीय संसाधन, तो वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन में जिससे ईंधन प्राप्त होता है जीवाश्म से, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे इसी में समाहित है, जो कि आप अनवीकरणीय में आएंगे। तो वहीं आपसे पूछेगा कोयला कैसा संसाधन है, तो वही अनवीकरणीय संसाधन मारिएगा। पेट्रोलियम भी आएगा तो वही मारिएगा। फिर उसके बाद में हम बात करें तो बच्चों, उसके बाद में हमने यहाँ पर लिखा है स्वामित्व के आधार पर चर्चा करते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। पहला हमने आसान भाषा में जाना व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन खास व्यक्ति के अधिकार में होता है, जैसे घर अपना व्यक्तिगत है, हमारा है। बाग बगीचा पर्सनली, तालाब कोई छोटा सा कोई कर लिए, जायदाद, जमीन उमीन, ये व्यक्तिगत होना चाहिए। ऐसे तालाब जो सामुदायिक, जैसे तालाब सबके लिए जो है वो सामुदायिक में भी चला जाएगा, लेकिन निजी हो तालाब वो व्यक्तिगत संसाधन। उसके बाद सामुदायिक संसाधन, ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय यानी धर्म के आधार पर होते हैं, या आप कह सकते हैं जो अपने आधार एक खास विशेष क्या रखता हो, जिसका उपयोग समूह के लोगों के लिए होता है, जैसे मंदिर, मस्जिद, सामुदायिक भवन, चरण भूमि, तालाब, वही शमशान घाट भी आ जाएगा इसमें। उसी प्रकार बात करें राष्ट्रीय संसाधन, तो कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी संसाधन होते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, BTBC में जो दिया हुआ है वो 19.2 किलोमीटर दिया है, लेकिन हमने यहाँ NCERT का समाहित कर दिया है कि राष्ट्र के समुद्री तट से 12 समुद्री मील होता है, और इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग आएगा 22.2 किलोमीटर आसपास। इसीलिए हमने यहाँ नोट में लिख दिया एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर। उसके बाद किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन लिखे हैं। ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था देखरेख करती है। किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर छोड़ करके सभी संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के में आएंगे। हमने एक बात लिखा है, अगर तट रेखा से 200 किलोमीटर छोड़ दिए तो क्या कहेंगे, तो यानी यहाँ बोल रहा है कि तट रेखा से 200 किलोमीटर छोड़ करके अंतर्राष्ट्रीय देखेगा। तो इसीलिए जो तट रेखा से 200 किलोमीटर के जो अंतर्गत आते हैं उसको अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र तट रेखा से 200 किलोमीटर, ये हो गया आपका, यानी ये हो गया आपका स्वामित्व के आधार पर। हमने चारों का व्याख्या कर लिया। अब आते हैं विकास के आधार पर। तो जो विकास के आधार पर है वो भी चार प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संभावी संसाधन, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद है जिसका उपयोग में लाए जाने की संभावना है, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, पवन और सौर ऊर्जा का विकास जो राजस्थान, गुजरात में हो सकता है। तो ऐसे संसाधन जिनका किसी क्षेत्र में मौजूद है और जिनका संभावना है लाने के लिए कि हम कर सकते हैं, तो ये संभावित संसाधन। एक है विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका मतलब सर्वेक्षण उपरांत पता लगा लिया गया, गुणवत्ता जांच कर लिया जा चुका है कि संसाधन है, लेकिन बहुत सारे आप देखते हैं कि संसाधन तो है लेकिन तकनीक का अभाव है, तो ये विकसित संसाधन है, यानी तकनीक को विकसित करके ही हम ऐसे
तकनीकों पर निर्भर रहते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका में आप सुने होंगे बहुत हीरे की खानें हैं, पता लगा हुआ है, लेकिन अभी तकनीक का अभाव है। वहाँ पर अभी बहुत सारे को अभी विकसित संसाधन के अंतर्गत रखेंगे। सर्वेक्षण हो चुका है, लेकिन अभी उसको पता लग गया है और तकनीक के अभाव में अभी उतना विकास नहीं हो पाया है। उसके बाद भंडार संसाधन, यानी पर्यावरण में उपलब्ध है और उसका उपयोग किया जा सकता है, ये भी प्रौद्योगिकी पर टिका हुआ है, इसका भी अभाव है। हमारे धरती पर बहुत सारे जल का भंडार हुआ है और जैसे हम मान लेते हैं, लेकिन अभी भी तकनीक का प्रौद्योगिकी के आधार पर इसका विकास नहीं हो पाया है। उसी प्रकार संचित कोष भी भंडार संसाधन का ही अंश है। जो भंडार संसाधन था संचित कोष, ये भी उसी का अंश माना जा सकता है। जैसे नदी का जल में एक मान लीजिए यौगिक है H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिला हुआ, और इसको अलग अलग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये संचित कोष संसाधन है। और धन्यवाद, आपका ये प्रकार ख़त्म हो गया।